A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर साइंस को रिवाइज कर रहे हैं थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 46 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाइज. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सभी PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ को भी देखना, जैसे कि हिस्ट्री NCERT सीरीज़ या साइंस NCERT सीरीज़, तो उस सब के लिंक भी आपको यहीं पे मिलेंगे. तो इस लेक्चर का, इस सेट का पहला सवाल आपके सामने है. इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. सबसे कम एनवायरमेंट पॉल्यूशन करने वाला फ्यूल कौन सा है, ईंधन कौन सा है. डीजल है, कोल है, हाइड्रोजन है या कैरोसिन है. ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फ्यूल होता है जो कि सबसे कम पॉल्यूशन कॉज करता है. तो बहुत ही आसान सवाल, पहले एग्जाम में पूछा गया सवाल है. डीजल तो नहीं हो सकता, इतना सारा पॉल्यूशन करता है. कोल भी नहीं हो सकता, इतना धुआं निकलता है, हमें खुद दिखाई देता है. कैरोसिन भी नहीं हो सकता. तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर. ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था. ये तो मतलब 100% लोगों ने इसको करेक्ट बताओगे आप लोग, राइट. तो हाइड्रोजन अगर हम जो फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में. तो हाइड्रोजन को जब हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो सबसे कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है अमंग गिवन फ्यूल. जितने दिए हुए थे उसमें से सबसे कम हो रहा है. सो दोज फ्यूल विच डज नॉट रिलीज हार्मफुल पार्टिकल्स. कौन कौन से हार्मफुल पार्टिकल होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, SO2 होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. वो कम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे. तो डीजल, कोल वोल सबसे तो बहुत सारा होता है, तो ये बच जाता है. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. उसमें आपसे पूछा जा रहा है स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो ईट डेड एनिमल्स एंड डीकम्पोजेस या ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल वन में. ये आपसे बोला जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट है, स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स और डीकम्पोजेस ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेड इनटू स्मॉलर सिंपल मटीरियल ऑर्गेनिक मैटर. तो बताइए ये सही जवाब है या गलत है या पार्शली करेक्ट है. तो ये एक स्टैंडर्ड तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग सवाल है, इसीलिए रखा गया है ताकि आपकी थोड़ी इसमें से लर्निंग हो सके. आप ये बताइए क्या ये सच बात है, गलत बात है या पार्शली करेक्ट है. स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स एंड डीकम्पोजेस कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वन. तो ये दो पार्ट्स में स्टेटमेंट है. तो पूछा जा रहा है कि सही है, गलत है या पार्शली करेक्ट है. तो इसका जवाब जो है वो पार्शली करेक्ट है. कैसे ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड प्लांट एनिमल्स को खाते हैं. इतना तो सही है. क्या क्या आता है उसके अंदर? उसके अंदर वल्चर्स आते हैं, क्रोज आ गए, जैकल्स आ गए, हाइना आ गए, कुछ कीड़े आ गए, एंड्स, बीटल्स, टर्माइट, ये सब उसके अंदर आते हैं. वो डेड एनिमल्स को खा लेते हैं. दैट इज करेक्ट. लेकिन स्कैवेंजर्स आर क्लीनिंग एजेंट फॉर योर एनवायरनमेंट बट दीज डज नॉट डीकम्पोज, दे आर नॉट डीकम्पोजर्स. सो ये ब्रेक डाउन नहीं करते कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को, सिर्फ खा लेते हैं. खा के उसको ब्रेक डाउन नहीं करते. डीकम्पोजर्स अलग होते हैं. डीकम्पोजर्स के अंदर कुछ फंगस आती हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जो कि एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कोई पत्ते गिर गए तो वो गल जाते हैं. कोई डेड एनिमल अगर पड़ा हुआ है, अगर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे उसको जाके, तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्कैवेंजर्स उसको खा लेंगे और जो बाकी का ऑर्गेनिक मटेरियल जो बचेगा उसको डीकम्पोजर्स डीकम्पोज कर देंगे. ठीक है. तो वो डीकम्पोजर्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं. स्कैवेंजर्स सिर्फ खाने का काम करते हैं, डीकम्पोज करने का काम नहीं करते. तो ये जो स्टेटमेंट था ये पार्शली करेक्ट हो गया था. इसमें दो चीज़ों को मिला दिया गया था. स्कैवेंजर्स खाते हैं, डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स डीकम्पोजिशन का काम नहीं करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, कौन सी जो है स्टेटमेंट इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है. स्टेटमेंट्स नहीं आएगा, स्टेटमेंट आएगा. कौन सी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को के बारे में बताती है. ये पहले PCS में पूछा गया सवाल है. तो पहली देखो, टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. दूसरा दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, दे आर रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये बोल रहा है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो उसको कहते हैं द रिएक्शंस इन विच
बिगर कॉम्पाउंड्स ब्रेक इनटू स्मॉलर कंपाउंड, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसको, उसमें से किसके बारे, कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में ठीक है? 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन करके एक एलिमेंट बना देते हैं। दूसरी है कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, उस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है और हमें फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन जाता है। तीसरी स्टेटमेंट है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में, स्मॉलर कंपाउंड्स में, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या नन ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहला तो तीसरा वाला तो गलत है। एक सब्सटेंस जो है मल्टीपल सब्सटेंस में टूट जाएगा तो उसे तो कॉम्बाइन तो हो नहीं रहा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं कहेंगे उसे। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट दीज 2 थिंग्स, ये दोनों सही है या इसमें से कौन सी सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है ना, ये पहला स्टेटमेंट इसका सही जवाब है। 2 एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल एलिमेंट बना देते हैं, उसी को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा है, उसी को कहा जाता है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गए। तो ये सारे क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। जरूरी नहीं है लेकिन सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो। जो हीट रिलीज होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है और हीट भी रिलीज होती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बात हो रही है इसमें। तो उन रिएक्शन को जिसमें हीट जनरेट होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाती। रिएक्शन जिसमें कि बड़े जो पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें CaCO3 CaO और CO2 में ब्रेकडाउन हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो दिस इज डिफरेंट। अगला सवाल, अगला सवाल लेने से पहले आई होप आपको ये चारों स्टेटमेंट्स जो है समझ में आ गए होंगे, अलग अलग कैसे हैं। तो बहुत ही सिंपल थे, इसी तरीके के सवाल होते हैं आपके एग्जाम में, राइट। अगला सवाल जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है लो टेम्परेचर्स, मतलब जिसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं, फाइंड एप्लीकेशन इन। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ये भाई। लो टेम्परेचर जो होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे चले जाते हैं, माइनस में, क्रायोजेनिक्स में, उसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब क्रायोजेनिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। स्पेस ट्रैवल में, सर्जरी में, मैग्नेटिक लेविटेशन में, सर्जरी में, मैग्नेटिक लेविटेशन में, टेलीमेट्री में, स्पेस ट्रैवल में, सर्जरी में, टेलीमेट्री में, स्पेस ट्रैवल में, मैग्नेटिक लेविटेशन में, टेलीमेट्री में। तो अब बताइए, पढ़िए इसको और बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब है। स्पेस ट्रैवल में यूज़ हो रहा है, पहले ये बताओ। स्पेस ट्रैवल में क्रायोजेनिक्स यूज़ होता है, सर्जरी में यूज़ होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन में होता है, टेलीमेट्री में होता है। चारों में बता दो, जिस जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो देखिए स्पेस ट्रैवल में तो बिल्कुल यूज़ होता है क्रायोजेनिक्स, और सर्जरी में बिल्कुल यूज़ होता है क्रायोजेनिक्स। 2 चीज़ों के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता चल जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम आएगा मैग्नेटिक लेविटेशन में और टेलीमेट्री में। तो मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड करके यूज़ करके हम किसी चीज़ को पिक कर रहे हैं, वो होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, या वो ऊपर उठ रही है। टेलीमेट्री उसमें यूज़ होता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है ए। तो क्रायोजेनिक्स जो इंजन है वो रॉकेट प्रोपल्जन में यूज़ हो रहे हैं, तो स्पेस में तो यूज़ हो रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हम स्पेस में यूज़ कर रहे हैं। ये दिस इज़ वेरी वेरी इजी ऑप्शन, उसमें तो हमें पता था। तो क्रायोजेनिक्स पहली बात होता क्या है, वो होता है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर पे जब मटेरियल कैसा एक्ट कर रहे हैं, -150 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे किस तरीके से मटेरियल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी स्टडी को हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो क्रायोजेनिक्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोपल्शन में हम यूज़ कर रहे हैं उसको। दूसरा, सर्जरी में कैसे यूज़ करते हैं, सर्जरी में कटिंग नाइफ की तरह उसको हम यूज़ करते हैं, और मैग्नेटिक लेविटेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका जवाब जो है ए बन जाता है। तो क्रायोजेनिक्स जो है इन तीनों में यूज़ किया जा रहा है। लास्ट सवाल जो है अबाउट ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रेसी, तो ये पहले पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है Which one of the following antimicrobial drug is suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy?
दोनों के ट्रीटमेंट में जो हेल्प करती है वो कौन सी ड्रग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं? सारी आइसोनायाजिड भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है, पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है और रिफेम्पिसिन भी है। तो ये जो सवाल है, अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, तो लेप्रोसी भी और ट्यूबरक्लोसिस भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीजेज हैं, जो कि मतलब कॉमन उतनी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो है सरकार अपने प्रोग्राम्स चलाती है। तो लेप्रोसी के बारे में भी और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी। तो ऐसी डिजीजेज भी, ऐसी स्कीम्स, ऐसी डिजीजेज जिसके बारे में सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, तो उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर राज्य सरकारें हैं तो आपके पीसीएस में पूछी जाएंगी, केंद्र सरकार है तो फिर वो सेंटर के जो एग्जाम है उसमें भी पूछी जाएंगी। और जनरली जो राज्य सरकारें हैं वही स्कीम को अडॉप्ट कर लेती हैं जो कि केंद्र सरकार की स्कीमें होती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी इसीलिए आया है, तो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बात कर ले, वो किससे हो रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यूज होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइसोनायाजिड इज कौन सी है इसमें से? आइसोनायाजिड, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफेम्पिसिन। देखिए इसका सही जवाब जो है रिफेम्पिसिन है। इज एन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज सूटेबल फॉर बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। जब आप उसकी दवाई देंगे, सरकार जो है इसकी दवाइयाँ मुफ्त अवेलेबल कराती है, तो उसके अंदर आपको रिफेम्पिसिन एक कॉमन मेडिसिन मिलेगी। तो रिफेम्पिसिन क्या है? एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये जो है किस में यूज हो रही है? ये यूज हो रही है ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में, राइट। आइसोनायाजिड क्या है? एंटीबायोटिक है जो यूज हो रही है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? अगेन एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या है? पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ये जो है एक प्राइमरी ड्रग है जिसको ट्यूबरक्लोसिस में यूज करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस में ये सारी यूज हो रही है, लेकिन साथ में कौन सी लेप्रोसी में भी यूज हो रही है? दैट इज रिफेम्पिसिन। सो आई होप इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबरक्लोसिस में सारी यूज होती है, लेकिन रिफेम्पिसिन जो है दोनों में कॉमन है। ये आपसे पूछा गया था। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे एनसीईआरटी का सवाल है। अगेन हमने साइंस की क्लास पढ़ते वक्त मैंने डिस्कस किया था आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल्स। तो इसमें स्टेम सेल्स की बात हो रही है। अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलती हैं बॉडी में, ये उनसे पूछा जा रहा है। तो एक जो चीज़ है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टेम सेल्स बाकी सेल्स से कैसे डिफरेंट होती हैं। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्लूरीपोटेंट होती है। मतलब प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो मैंने डिटेल में आपको बताया था, प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक जो सेल है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी तरीके की सेल में बदल सकती है। ये हमने बताया था आपको, ये हमने डिस्कस किया था। तो जब फीटस होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, जब फीटस यूट्रस में, तो उस टाइम पे उसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग सेल्स में बदलते हैं। मतलब जब जो फीटस की जो शुरुआत होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, ये आप जानते हैं। ओवम और स्पर्म जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाती है और वो सिंगल सेल मल्टीप्लाई करना शुरू करती है। तो वो जो सिंगल सेल मल्टीप्लाई करती थी उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो किसी भी सेल में बदल सकती है। मतलब उसी एक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, उससे हमारा लिवर, आँखें, नाक, कान, स्किन, हम पूरे के पूरे, हमारा ब्रेन, वो सब एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है। तो उस टाइम पे प्लूरीपोटेंसी होती है सेल में। बट जब एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी भी जो कुछ सेल्स होती हैं वो प्लूरीपोटेंट है। तो वो ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं, कहाँ से हमको मिलती है। तो क्या वो लिवर की सेल से हमें मिलती हैं स्टेम सेल्स, बोन मैरो की सेल से मिलती हैं, कार्टिलेज से मिलती हैं, या ब्रेन में मिलती हैं? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया। हमें इस तरीके की सेल जो कि डिवाइड करके वो किसी और सेल में बदल सकती हैं, हमारे अडल्ट ह्यूमन बॉडी में हमें कहाँ से मिलती हैं। तो अगर आपको साइंस के लेक्चर्स याद हैं थोड़ा भी, तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बोन मैरो। बोन मैरो जो होती है उसके अंदर एडल्ट सेल्स होती हैं, क्योंकि बोन मैरो में क्या हो रहा है, आरबीसीज का, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे हमारी बोन मैरो में जो है वो सेल्स डिवाइड हो रही हैं। तो बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो के अंदर एडल्ट स्टेम सेल्स रहती हैं, जिसका हम अलग अलग तरीके की थेरेपी में यूज़ करते हैं, जिसमें लिवर सिरोसिस के अंदर यूज़ की जाती है। लिवर ख़राब हो गया तो वहाँ पे स्टेम सेल्स डाली जाएंगी, हार्ट फेलियर में वहाँ पे स्टेम सेल्स डली जाएंगी, और भी अलग अलग तरीके की, स्किन ग्राफ्टिंग में भी जो है, एडवांस स्किन ग्राफ्टिंग में भी स्टेम सेल्स का यूज़ किया जा रहा है, कैंसर थेरेपी में, ल्यूकीमिया, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग बीमारियों को करने के लिए। अगला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सलाइवा ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन।
अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन की बात करते हैं तो उसकी जो सलाइवा होती है वो कैसी है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, या नन ऑफ द अबव, ये बताइए। देखिए एसिडिक और बेसिक कैसे हम लगाते हैं, अगर हम पीएच स्केल पे बात करते हैं तो जो 7 पीएच होती है, 7 के ऊपर जो होगी वो होगी बेसिक, और 7 के जो नीचे होगी वो होगी एसिडिक, राइट। मतलब 6 अगर है या 5 अलग है, 4 है, 3 है, या इसके बीच में कुछ भी है 0 तक, वो सारे के सारे कौन होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। 7 के ऊपर पीएच जाती है तो वो कौन होते हैं, वो बेस होते हैं, बेसिक। न्यूट्रल क्या है, 7, और नन ऑफ द अबव। बताइए कि ह्यूमन सलाइवा जो होती है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो क्या है। तो आप अगर देखेंगे ह्यूमन सलाइवा का पीएच तो वो एक स्लाइटली बेसिक होती है, थोड़ी सी बेसिक। तो उसकी जो पीएच है वो जो है 6.2 से 7.6 तक रेंज जा सकती है, बट हेल्दी जो हमारी सलाइवा होती है वो स्लाइटली उसे बेसिक होना चाहिए, मतलब जो पीएच होनी चाहिए वो 7 से प्लस होनी चाहिए, स्लाइटली 7.1 से लेके मतलब 7.6 तक जाती है। तो पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, राइट। तो पीएच रेंज जो होती है सलाइवा के केस में वो थोड़ी सी बेसिक होनी चाहिए। इस चार्ट में मैंने आपको ये चार्ट दिया है कि हमारे अलग अलग जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं उसकी पीएच नॉर्मल क्या होनी चाहिए। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड बेसिक रहता है, 7.35 से 7.4 स्लाइटली बेसिक है। टीयर्स जो होते हैं वो भी स्लाइटली बेसिक है। सलाइवा जो है 6.4 से 7 जा सकती है, लेकिन एक हेल्दी सलाइवा जो है वो स्लाइटली बेसिक रहेगी, राइट। उस पर डिबेट होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोगों का सलाइवा एसिडिक भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये स्लाइटली न्यूट्रल वर्जन पे ही रहेगी। तो अगर आप इस चार्ट से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सलाइवा है वो 6.4 से 7.46 तक ये रेंज आ सकती है। देखिए इसको एब्सोल्युटली आपको इस चार्ट को फॉलो नहीं करना है, ये आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है कि इतनी इतनी पीएच होनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस होता है हाईली एसिडिक, पैंक्रियाटिक जूस बेसिक, इंटेस्टाइनल जूस बेसिक, इंटरसेलुलर फ्लूइड मतलब न्यूट्रल रेंज में रहता है, स्लाइटली बेसिक। यूरिन जो है वो स्लाइटली बेसिक रेंज में रहना चाहिए। तो ये जो सारे हैं आप इसको देख सकते हैं। अगर आप सलाइवा के केस में आप देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि 6.4 से 7 तक दिया हुआ है और पीछे आपने जो है 6.2 से 7.6 तक की रेंज बता दी है, तो यस ये ठीक है, लेकिन मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि जो हेल्दी सलाइवा है वो स्लाइटली बेसिक की तरफ रहना चाहिए, उसे एसिडिक कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब जो है वो स्लाइटली बेसिक ही बनेगा, मतलब बेसिक की जगह पे स्लाइटली बेसिक, राइट। आखिरी सवाल जो है इस सेट का वो आपको आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ सेल। एक सेल के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स या प्लाज्मा। तो आपने देखा होगा कि सेल के अंदर सारी चीजें होती हैं। हमने देखा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस डिटरमाइन करता है उसका कैरेक्टर। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो कि डीएनए के बने होते हैं। तो ये जो डीएनए होता है हमारा वो किसी भी चीज़ का कैरेक्टर डिसाइड करता है। तो डीएनए इज द राइट आंसर, और डीएनए जो है जीन्स जो है वो डीएनए के बने होते हैं। तो इसका सही जवाब है जीन्स। तो जीन्स के ऊपर होता है, प्लाज्मा तो नहीं होगा। जो जीन्स होंगे वो किसी उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर आप इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन टोटली गो बैक एंड रीड द एनसीईआरटी सीरीज में जो चैप्टर है हमारा जिसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके ऊपर जीन्स होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जीन्स। सो दीज वर द, तो ये जो था ये क्वेश्चन का सेट था एक और। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया होगा और आपकी ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, लर्निंग हुई होगी। सो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।